आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हिमालय में जो आने वाले दिनों में जो त्रासदी की जो समस्याएं हो सकती हैं, एक बात तो है कि जब हम इस पूरे हिमालय के परिप्रेक्ष्य में हम तमाम सारी चीज़ों को देखते हैं तो हमें दो तीन बातें तो समझ में आती हैं कि ठीक है, एक तरफ से तो जलवायु परिवर्तन भी हो रहे हैं और मेरे ख्याल से जनसंख्या भी काफ़ी वितरण कुछ इस तरह से है कि हम धीरे धीरे उन सारे इलाकों में भी फैल रहे हैं जो कि जिनमें जनसंख्या का जाना आना उतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। यानी कि जो फ्रेजाइल एरियाज़ हैं उधर भी हम कूच कर रहे हैं, उधर भी हमारे मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम जिस तरह से विकास की जो पूरी परिकल्पना है, क्या हम इस परिकल्पना को दोष दें या इस परिकल्पना से सीखें कि जो पिछले 50 साल 100 सालों से जो होता रहा है, अगर यही वो प्रक्रिया चलती रही जिसने हमें इस कगार पर पहुंचाया है कि ना हिमालय में पर्यावरण सुरक्षित है, ना लोग सुरक्षित हैं। और पर्यावरण के नीचे सतीश साहब ने भी बताया कि साहब गंगा यमुना के प्लेन्स में भी लोगों की आजीविका पे उसका बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ सकता है। क्या होगा आगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो हम विकास की अवधारणाओं को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो तीन बातें बहुत साफ सुथरे ढंग से हमारे सामने आ रही हैं। और वो 80 के दशक में, हालांकि उसकी शुरुआत बहुत पहले हुई है, हम सब जानते हैं कि कैसे विकास हमारे देश में जब हम तो ये बात तो थोड़ा पीछे मैं ले जाऊंगा हिस्ट्री में भी, और ये समझने की कोशिश करूंगा कि जो डेवलपमेंट की जो पॉलिसी रही है, जो पूरा का पूरा हमें जो बताया गया है, जिसमें किसी ने शायद ये भी कहा कि साहब नेहरूवियन, मेरे ख्याल से आपने कहा कि नेहरू जी के वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से आप शायद वो आप उतना अपने आप को सहमत नहीं पाते। तो हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट रहा है, और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम विकास के क्रियाकलापों को देखेंगे तो शायद हमें बातों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। डैम्स, जिसको नेहरू जी ने कहा कि ये हमारे मॉडर्न टेम्पल्स हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन हम नहीं भूल सकते हैं। और फिर ये झगड़ा सती और मेरे बीच नहीं है कि ये हम विकास की बात कर रहे हैं, वो विकास के और वो विकास के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं। उसको एक बैलेंस तरीके से देखने की ज़रूरत है कि धीरे धीरे जब हमने डैम्स बनाई और डैम्स के साथ जो हमने कंडीशंस लगाए, जिस समय भी जितना कुछ उपलब्ध था डेटा, उसके आधार पर हमने कुछ चीज़ें हमने की, क्या वो अब व्यर्थ हो गई हैं या वो निरर्थक हैं? अभी भी वो डैम्स जो उस समय 50 के दशक में 60 के दशक में जो बनी हैं वो अभी भी कार्यरत हैं, एंड दे आर नॉट कॉजिंग एनी मेजर थ्रेट। व्हाट हैज़ ब्रॉट अस टू दिस लेवल? यस, हिमालय और उस ख्याल से पूरा हिंदुस्तान ही एक वाइट स्पॉट हो सकता है, क्योंकि डेटा हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरह से हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं, और हमने कभी उस तरह के डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए जिसमें कि हम आइन अकबरी को पढ़ें और देखें कि भाई 16वीं शताब्दी या 15वीं 16वीं शताब्दी में क्या हो रहा था हिंदुस्तान में। आइन अकबरी को पढ़ के पता चले कि भाई उस समय का रेवेन्यू कलेक्शन हमारा क्या था, और वो रेवेन्यू की बात करता है। और जब हम रेवेन्यू को सूबा और सरकारों के स्तर पे जाके देखते हैं तो हमको नजर आता है कि एक हिंदुस्तान था जहाँ पे इन तमाम सारे विकास की परिकल्पनाओं के बगैर भी लोग आजीविका में शामिल थे और अपने लिए इनइक्वालिटी, असमानता बिल्कुल थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो दिन बहुत अच्छे थे और ये दिन बहुत बुरे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो ये है
कि एक तरफ तो हमने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हमारा वेस्टर्न कॉन्सेप्शन था डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से वही एक मॉडल था और दूसरा कोई मॉडल था नहीं। अगर कोई दूसरा मॉडल था तो उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। और आज डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन वो लोग जो मायने रखते हैं, जिसमें इसीलिए मैंने नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो लोग जो मायने रखते हैं उन तक हमारा वो रिसर्च या वो डॉक्यूमेंट्स पहुंच नहीं पा रहा। सतीश साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि बात तो होती रही है, और ये बात केवल वो जो अभी 4 तारीख को या 3 तारीख की रात में जो तीस्ता में हुआ, उसकी खबर तो 2 साल पहले एक पर्चे में एक शोधकर्ता ने दे दिया था कि ग्लॉफ की वजह से, यानी कि ग्लेशियर लेक की वजह आउटबर्स्ट होगा और इस तरह का खतरा होगा। उसके भी बहुत पहले जब ये पूरा का पूरा प्लान कंसीव किया जा रहा था तीस्ता पे, इतने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, तो लोगों ने बताया था, बहुत खुले तौर से बताया था कि हमको कहीं ना कहीं ठहर के सोचना पड़ेगा कि क्या हमको ये सब हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आज हम जाके देखें, अरुणाचल प्रदेश में 54 डैम्स बनाई गई हैं, उसमें से एक डैम भी काम नहीं कर रहा। उसके बावजूद अगर आप जाके देखें तो मणिपुर में, अभी मणिपुर की जो त्रासदी है उस पर भी हम आएंगे। इसीलिए ये नागरिक का प्रश्न है, और इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रश्न है, और इसीलिए ये वो प्रश्न है कि आज हम जिस विकास की जो परिकल्पना के जो बबल में हम हैं, वो बबल में इसलिए कह रहा हूं कि वो बबल फूट रहा है, लेकिन अभी भी उसको संभालने वाले लोग हैं। वो ये है कि नव उदारवादी जो विकास की जो पूरी परिकल्पना है, वो हमें क्या कर रही है, क्या सिखा रही है। सतीश जी ने कहा, और उन्हीं के बातों से मैं आगे ले जा रहा हूँ, इसलिए दोनों इंटरकनेक्टेड है, कि सरकार ही नहीं करेगी, जनता को भी उठना होगा, यानी कि नागरिक को भी। लेकिन नागरिक की परिकल्पना कहाँ है? आप और हम अगर नागरिक की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, तो क्या हमारा वोट देने का यही परिकल्पना है, या हमें स्कूल जाना है, हमारे लिए कोई वेलफेयर स्कीम आ जाए सरकार की तरफ से तो जनता हम हो गए? जनता के मायने क्या हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और जनता का मायने जब हम ढूंढते हैं, तब हमको ये देखना पड़ेगा कि जनता और स्टेट के बीच का संबंध क्या है। क्या स्टेट के लिए जनता का कोई मतलब है भी या नहीं है? और तब हम देखते हैं कि स्टेट, पीपल यानी सिटीजन्स, और जो मार्केट है, मार्केट यानी कि वो मार्केट जहाँ पे हम खरीद करते हैं, फरोख्त करते हैं, और ये तमाम तीनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इनमें नव उदारवादी सोच की वजह से जो परिवर्तन आए हैं, ये कहीं ये सारा कुछ उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, जहाँ पे जनता की शिरकत नहीं, जहाँ पे जनता अपने लिए, यानी कि नागरिक अपने लिए ये भी नहीं सोच सकता कि उसकी आजीविका के साधन उससे कोई ले जाए। शुरू में ही आगाज ही हुआ इस कार्यक्रम का कि वो भूमि उनको लौटा दें। किनको लौटाएंगे आप? वो है कौन? सरकार तो पूछ रही है, वो है कौन? तुम हो कौन? सिटीजन हो तो पहले सीएए में, यानी कि सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के तहत अपनी सिटीजनशिप सिद्ध करो। असम में जाके देखिए, कल के दिन एक महिला जो कि तमाम समय 2 साल तक जेल में रही, उसको रिलीज किया गया। अब पता चला कि नहीं, वो तो असमीज ही है, असम की रहने वाली। तो जब अब ये सीएए, मैं किसी विशेष दल या किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों ये नव उदारवादी, ये कोई सीएए यहाँ नहीं है, इसके अलग अलग प्रकरण, उसके अलग अलग संस्करण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं। इसीलिए आउटसाइडर इनसाइडर की बात हो रही है। ये कोई आउटसाइडर इनसाइडर की बात आज की नहीं है। 1960s में भी, 1970s में भी मुंबई में, मुंबई फॉर द मुंबईकर्स,
यानी कि मुंबई की बात हमने की है, आउटसाइडर इनसाइडर की बात की है। यानी कहीं ना कहीं आउटसाइडर इनसाइडर की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस को प्रभावित कर रहा है। नौ उदारवादी जो विकास का जो क्रम है वो ये कहता है कि सरकारों को, राज्य को बिजनेस चलाना हो, ये उसका काम नहीं है। तो पहले उसने क्या कहा, अभी तक हम क्या कर रहे थे 60s और 70s में, 60s और 70s में जो भी डेवलपमेंट हुई हैं, अगर उसकी कहानी को आप देखें तो क्या बड़े बड़े स्टील सिटीज बिरला ने, टाटा ने लगाए थे? वो तो पब्लिक फंड से बना था। उसमें इनिशिएट गवर्नमेंट ने किया, स्टेट ने किया। हाँ, उसमें बदलाव आना चाहिए था। स्टेट का काम नहीं था बिजनेस चलाना, लेकिन अगर प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास वो शक्ति नहीं है तो स्टेट को कहीं ना कहीं इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। तो ये पॉलिसी जो हमने किया कि हमने बड़े बड़े स्टील सिटीज बनाई या बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाए, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, जिसकी वजह से आज हम जहाँ पहुँचे हैं उसका एक बहुत बड़ा रास्ता बना। और जब ये रास्ता बना तो हमको न्यू लिबरल जो इकोनॉमिस्ट है वो कहता है कि अब तुम्हारा काम नहीं है, ये चला दिया आपने बहुत बहुत, चलो अब यहाँ तक आ गए, अब इसके आगे हम चलाएंगे। और जब हम यहाँ तक हम ले आए, यानी कि अब यहाँ फिर नागरिक को ले आएंगे और नेचुरल रिसोर्सेज को ले आएंगे। गाने में वो जो गाना हमारे मित्र ने गाया उसमें उसने कहा, उसमें जो भाव था वो ये था कि संसाधन प्राकृतिक जरूर है, लेकिन प्रकृति के प्रदत्त यानी कि उसके द्वारा जो दी हुई चीजों को संसाधन में कन्वर्ट करने वाला कौन है? मनुष्य। तो वो नागरिक है। यानी कि आज वो जो सीढ़ीदार खेत हैं जो हमारे गांव के आसपास दिखते हैं, जहां लोग खेती करते हैं या जो बैरन पड़ी हुई हैं किसी कारणों से, अगर वो आज उस पर खेती नहीं हो पा रही है या वो जहाँ पे खेती हो रही है उसकी वैल्यू को किसने संवारा है? मनुष्य ने संवारा है, लोगों ने संवारा है। यानी कि उसको संसाधन तो लोगों ने किया है, सिटीजन्स ने किया है, यानी कि नागरिक ने किया है। लेकिन नागरिक आज है कहाँ इस पूरे परिदृश्य में? यही सवाल यही चिंता मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरी परिकल्पना को देखता हूँ, माफ कीजिएगा, तो मुझे ये दिखता है कि पिछले 20 सालों से, यानी कि 1991 से जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की जो पॉलिसी आई, उससे दो बातें हुई। एक, और बहुत इंटरेस्टिंग है और आयरॉनिकल भी है कि 1991 में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की पॉलिसी भी आती है, उसी के साथ साथ क्या आता है? 73rd और 74th अमेंडमेंट भी आता है। 73rd और 74th अमेंडमेंट क्या था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने की। यानी कि स्टेट का कैरेक्टर देखिए क्या बन रहा है। स्टेट जो पहले बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेके आगे बढ़ रहा था, वो डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे, यानी कि एक तरफ तो हम कहते हैं ना, ये सारे टर्म्स जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की जो टर्मिनोलॉजी रही है, जिसके आधार पर पूरी डेमोक्रेटिक पॉलिटी की और एक लिबरल फिलॉसफी का उदय हुआ, जिसमें हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। उसने कहा अब ये देखो जी, बड़े बड़े जो डिसीजंस होंगे वो तो स्टेट के हाथ में, छोटे डिसीजंस आपके पास। छोटा बड़ा एम्पावर किसने किया? कि आपने उसको रिसोर्सेज दिए, यानी कि डिवोल्यूशन का जो स्ट्रक्चर था, जो अब 13th 14th हमारे पास फाइनेंस कमीशंस होती रही हैं। पहले प्लानिंग कमीशन के मैकेनिज्म से डिवोल्यूशन होता था, डिस्क्रिशनरी फंड्स होते थे, और फिर फेडरल डिवोल्यूशन होता था फाइनेंस कमीशन की तरफ से। दो तो अब बंद हो गए, प्लानिंग कमीशन नहीं है ना। अब नीति है, न्याय नहीं है। बिना नीति के न्याय हो रहा है, तो अब नीति नहीं है। और नीति ये है कि सरकार जो है वो केवल दिशा देगी, बाकी जो है चीज़ें वो लोग खुद
आयोजित करें, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी अपने अपने सारे खर्चे उठाए, और इसीलिए आप देख सकते हैं हर चीज के लिए आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन तो एक तरफ आपने किया, लेकिन दूसरी तरफ आपने क्या किया है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स में मैसिव सेंट्रलाइजेशन हो रहा है ना। ये बात पहाड़ों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी सड़क की बात हो रही थी, अभी एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से मेरे ख्याल से 1 महीना पहले एक नोटिफिकेशन आया है, मेमोरेंडम। वो ये कहता है कि सड़क के दोनों तरफ जितने भी ये जो ढाबे या जो दुकानें हैं इनको बंद कर दिया जाएगा। और किसी अखबार में ये कहा गया है कि करीबन उत्तराखंड में जो भी एक्सपेंशन हो रहा है रोड्स का, उससे कम से कम 60,000 दुकानें, यानी कि 60,000 यूनिट्स आर लाइकली टू बी क्लोज डाउन। दूसरे जगहों में दिल्ली वगैरह में हम क्या देख रहे हैं, और आपके यहाँ भी मेरे ख्याल से देहरादून में भी यही हो रहा होगा, कि इंक्रीजिंगली वो तमाम सारी चीज़ें जो आप बाजार से खरीदते थे, चूँकि आईटी की यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट्स हुआ है, उसकी वजह से एक मोनोपोलीज डेवलप होती चली जा रही है। यानी कि जो ब्रेड आप दुकान से खरीदते थे, या जो अंडे आप दुकान से खरीदते थे, या दूध जो आप कहीं से खरीदते थे, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो एक डिसेंट्रलाइज तरीके से था, जिसमें कि छोटे छोटे, जिसको वेस्ट में कहते हैं मॉम एंड डैड स्टोर्स, दे ऑल आर इंक्रीजिंगली कमिंग टू अ क्लोज। 2000 ये जो हाल में जो कोविड के समय ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठान बंद हो गए हमेशा हमेशा के लिए, राइट, और वो फिर से उभर के नहीं आ पाए। उनकी जगह कौन आया, उनकी जगह आया ये स्विगी और जो भी, यानी कि जोमेटो, या पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा नाम नहीं मालूम है, हालांकि मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, ये नहीं कह सकता कि मैं इस्तेमाल नहीं करता, हम सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दिक्कत हाँ, बिग बाजार, बिग बास्केट, या मैम यू नो इट बेटर, बिग बास्केट, who runs big basket, who runs Reliance. Now all that which the Nukkar shop used to supply and earn a livelihood for himself and his family, or herself and her family, is now being provided by the big basket. So what will happen to the decentralized structure of market? The market doesn't remain any more decentralized. Everything is increasingly becoming centralized. So there is one decision maker which will tweak here and tweak there, and the entire market will change. So that is what is the most important consideration before us. Can we go back? कोई कह रहे थे ना कि क्या हम वापस जा सकते हैं? Now let me just give you one small example from my neighborhood where I am living these days. I live near a township called Partisan in Pauri. And I'm told that there were about 100 shops and they all have been closed down. We take हुआ ये कि हम सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन है, और लोगों से मैंने बात की, लोगों ने कहा ये सही तो है, ये सारे तो इलीगल शॉप्स थे, है ना। अब देखिए, सरकार के नियम के अनुसार इलीगल है, और उन 100 परिवारों के आजीविका का सवाल है। कहाँ पे आप इसको, इस न्याय को किस कसौटी पे आप रखेंगे? वो बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि वो जमीन उसकी नहीं है। सरकार को क्या करना चाहिए था? If it's the government for the people, by the people, then what alternative could have been there? The alternative would have been that, okay, we are going to widen the road, we will shift these shops to this particular market, we will provide you an opportunity to set up this market, we will have this road taking people to Char Yatra, Dham or whatever, but we'll also provide a window so that if somebody needs it, they can come and buy things from your shop also, right? 100 families would have got a much more assured way through which they could have, and their generations could have perhaps thrived.
सो टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट और किसी की आजीविका, किसी का लाइवलीहुड आप छीन रहे हो, और जिसके आधार पे उत्तराखंड की बात की गई थी, जमीन की, जंगल की और जल की। जल का क्या हाल हो रहा है बताएं आप। हर घर नल, हर घर जल, ये एक है ना, स्लोगन ही नहीं है, अब हो रहा वो। इसके आप तो कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर घर में अगर नल आ जाए, पानी आ जाए, तो वो महिलाओं को जो पूरा का पूरा शिद्दत उठानी पड़ती है। जहाँ जिस गांव में मेरा वास्ता है, वहाँ भी लोग बताते हैं कहानियों में, हमारी पत्नी सामने बैठी हुई हैं, उसी गांव की हैं, वो कहती हैं अब तो मैं घर जमाई हूँ ना, इसलिए थोड़ा खुले ही बोल सकता हूँ। और बिल्कुल उसी गांव में इन्होंने घर बना दिया, कहा कि अब रिटायर हो गए तो यहीं रहो। भाई पहाड़ की स्त्रियां है ना, तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता ना, लेकिन तो जी बग्याली। हाँ जी, गांव का नाम बग्याली। पहुंचेंगे तो पहले मेरा ही घर मिलेगा और बाहर दरवान के रूप में मैं ही खड़ा दिखूंगा। पहाड़ के नीचे आए जी जी जी, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, लेकिन मैं राजस्थान का हूँ नहीं है, हूँ बिहार का, जहाँ गंगा बह के जाती है और जहाँ पे उसके घाट बहुत चौड़े हो जाते हैं। सर, एक बिहारी 100 बिहारी। एक बिहारी नहीं, अब एक बिहारी एक पहाड़ी, दुनिया में भारी। एनीवे, बिसाइड्स द पॉइंट, तो वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि भाई महिलाओं को जाके वहाँ पे कपड़े धोने होते थे, तो उसमें तो चेंज आया क्योंकि हर घर नल है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उस नल पे यू एज अ सिटीजन डू यू होल्ड एनी राइट टुडे? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि इसका जो अभी मैंने एक स्टूडेंट के साथ हम फील्ड वर्क कर रहे थे मांडला डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे जहाँ पे वो काम चल रहा है, और वहाँ पे काफ़ी सारे गांव में 25 गांव का हमने भ्रमण किया, देखा। अभी जो स्वरूप है उसमें आपको ये दिखेगा कि बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा एप्लीकेशन हो रहा है। हमने पूछा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्टर कहाँ के हैं, तो ये गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमने जहां कहीं भी जाके पूछा तो गुजरात का कॉन्ट्रैक्टर, यू नो। हाँ जी जी, आपके यहाँ भी हो सकता है जी। मैं गुजरात बंधुओं से मैं नमस्कार, वो बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर होंगे, लेकिन मुसीबत ये है कि जब हम उस पूरे जल समिति के का जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि वहाँ पे 3 तरह के जल समितियाँ बनाई गई हैं। एक टेक्नोलॉजी के बारे में, एक कॉन्ट्रैक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, और एक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला है उसका कोई संबंध बनाने वाले से नहीं है, जो बनाने वाला है उनका कोई संबंध प्लानिंग वालों से नहीं है। अगर पानी कहीं टूट गया तो वो पंचायत का काम है, ठीक है, और पंचायत का कोई अधिकार नहीं। तो वहां उन्होंने देखा कि महिला मंडल को थोड़ा सा सुदृढ़ करते हैं। आपके यहाँ महिला मंडल है, पता नहीं कितना कारगर है। किस समय में तो मैंने देखा था, एक बार काफ़ी बैठक में मैं भी गया था कुछ बातचीत करने के लिए महिलाओं के बीच, तो उस समय तो काफ़ी वो एनर्जेटिक लगी थी। अब शायद घास भी नहीं उठा पाती, तो अब थोड़ा सा बदलाव आ गया है उन गाँव में जिन गाँव के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जो इंस्टीट्यूशनल डायनामिक्स है उसमें ये है कि आप ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप क्रिएट कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर ड्रिवन बाय कॉन्ट्रैक्टर्स। यानी कि न्यू लिबरल जो डेवलपमेंट की जो पर्सपेक्टिव है, चाहे वो सड़क है और चाहे वो टाउन प्लानिंग है, चाहे वो किसी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क है, यानी कि अगर इस पूरे देश में देख रहे हैं तो जो एक बहुत बड़ा जो सेक्टर कार्यरत है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और वो कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन है। उसमें आपका और हमारा हमारी कोई जगह नहीं है। कोई फ्लैट बना देगा, हम खरीदेंगे। यानी कि
There is market for everything, and you have been reduced to a buyer. But you have no control as to what kind of houses should be built, what is the kind of house that I would like to have, what is the kind of marketplace that I would like to have. इस पे आपका कहीं कोई दखल नहीं दिख रहा. यानी कि सिटीजनशिप केवल एक खरीदार यानी कि buyer. So now the citizen during the medieval times, राजा महाराजाओं के समय वो प्रजा कहलाती थी, राजा और प्रजा. डेमोक्रेसी में वो राजा तो गायब हो गया, एक स्टेट आया, एक गवर्नमेंट आया, उस गवर्नमेंट में प्रजा जो है वो नागरिक बना. लेकिन अब जो है इस मार्केट में, ये जो न्यू लिबरल मार्केट है, इसमें एक खरीदार बन के रह गया है. तो आप तो कहेंगे चलो जी सामान बिक रहा है, हम तो खरीद रहे हैं. अब यहाँ पे आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, और ये पहाड़ पे भी उतना ही लागू होता है. पहाड़ के परिदृश्य में, चूँकि पहाड़ का ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं उस इलाके में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. लेकिन जो मैंने देखा कंस्ट्रक्शन ड्रिवन, और मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ जियोलॉजिस्ट भी हैं, मुझे करेक्ट करेंगे अगर मेरी नॉलेज इस बारे में कमज़ोर हो. मेरी एक स्टूडेंट है जो मणिपुर में काम कर रही थी, और मणिपुर में आपको पता है कि एक रेलवेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, जो कि कहते हैं इट्स कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे. दिस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे विल कनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. और जब ये रेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर लेगी, तो अभी जितना समय शिप को लग रहा है कलकत्ता तक आने में और कलकत्ता से पूरे नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई करने में, वो समय जो है 1/4 हो जाएगा, है ना. और उस वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें 22 टनल्स में से कम 10 टनल हमने खुद जाके विजिट किया कि वो हो क्या रहा वहाँ पे, किस तरह का रेलवे टनलिंग चल रही है. I will ask somebody who is from either construction or from geology. सर साथी जी आप बता पाएंगे कि जब हम अंडरग्राउंड टनलिंग करते हैं तो what is the amount of underground water that we lose and what happens afterwards? Is there any data on that? You told us that there was no data on drainage. Can somebody tell me as to whether there has been assessment of underground water discharge when tunneling takes place, and what happens to that, and what happens to people who live on top of it? उनके खेतों का क्या बनता है? I didn't find a single article on this. Whatever is my capability to look for these, I didn't find a single article which could estimate as to what is the water that you are losing, what really happens afterwards, water discharge पे क्या असर होगा, पूरा का पूरा जो अंडरग्राउंड जो रिजर्वॉयर्स वगैरह होंगे जहाँ से अंडरग्राउंड वाटर फ्लो करते हैं, उनका क्या होगा. What we could see is that in Tamenglong, which is one of the epicenters of the crisis in Manipur, in Tamenglong at least thousands of acres of banana and what you call bamboo cultivation, along with जो उनके झूम से वो पैदा करते हैं, वो उनके खेत सब सूख रहे हैं, बंजर पड़ते चले जा रहे हैं. और वो कहाँ जाएंगे? वो शहर जाएंगे. वो शहर कौन सा होगा? ना दिल्ली नहीं सर, स्टेट इम्फाल जाएंगे. इम्फाल में कौन है? मैतेई है. आप कौन हो? आप पहाड़ के हो. 90% जमीन किसके पास है? पहाड़ियों के पास है. 90% लोग कौन है? वो मैतेई हैं. वो कहाँ रहते हैं? इम्फाल में रहते हैं. तो ये डिवाइड जो बना रिसोर्स को लेके कि तुम तो 10% हो, 90% पे काबिज हो, और हम तो 10% हैं, 10% जमीन पे हो, 90% हैं. यानी कि ये जो पूरा का पूरा डाइकोटमी आपने क्रिएट किया between the Manipuri population, not that there were no feuds. I mean, there were people were fighting temporarily here and there, and there have been great stories of conflict. लेकिन वो conflict इस तरफ बढ़ रहा था जब हम लोग वहाँ पे 2013 से लेके
2010 तक काम कर रहे थे, तो हमने 2020 तक काम कर रहे थे, तो हमने देखा कि ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है। मणिपुर में वो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था, आपने शर्मिला जी का भी नाम सुना होगा, जिन्होंने इस पर अनशन वगैरह भी किया था। तो बेसिकली जो बात ये है कि स्टेट का कैरेक्टर जो 1980s 90s तक was to negotiate and create a situation where people and market could come together. Now the state has forgotten its responsibilities towards the citizen and is representing the corporate. It is representative of the corporate market. This is where you have a situation where corporatization and I would call it contractualization of the government has started taking place. In the last 10 years, I can see that there is hardly any issue on which there is a debate, either in the center or in the state. Now I'll tell you, I'll bring three last points. And they are not three last points, but they are three interconnected points. One, how many of you have really gone through the new education policy, the national education policy? And you may have also seen, perhaps, that there is a bill which is pending, which is an environment, a bill on the environment, okay? And third, that there was already a change from the initial 2013 LARR, that is Land Acquisition, Rehabilitation and whatever you call it, 2013, the character of that was changed after this government came in 2014. So if you look into the series of actions which have been taken by the Indian Parliament, I'm not saying government, I'm talking about the Indian Parliament, because it is the Indian Parliament which is the responsible institution. You have the National Education Policy 2020, which was not even debated for a day, not even for an hour. You have the Indian labor law and the changes which were brought in into the Indian labor law, which was not even debated, which was initially introduced through an office memorandum, and then another extension, and then it was left to the state governments to fend exactly the same way as the LARR. Agricultural laws also. I mean, we know, I mean, all of us are aware of the agricultural laws. Look at the series of changes and the actions through, change in the policy, through various kinds of propositions which now have become compulsory for all of us. I mean, the other day, that was 3 days back, there was a statement made by somebody, a very responsible member of the Indian Parliament, saying that जो institutions new education policy implement करने में हिचक दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है साहब? अब फिर से थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मिडिवल वर्ल्ड में आप प्रजा थे, हम और आप सब। मैं तो राजा नहीं था, अभी भी प्रजा ही हूँ। आज़ादी के बाद मैं सिटीजन हो गया, या उसका गौरव मुझे मिला कि मैं भी कहीं कुछ पूछ सकता हूँ, हाथ उठा सकता हूँ, किसी को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, आपकी पॉलिसी पे सवाल उठा सकता हूँ। आप जब पॉलिसीज बनाएंगे और वो पटरी से उतर जाएगी तो आपको मैं दोषी के तौर पे कह सकता हूँ। ये अधिकार थे जो 2 साल के लिए हमसे छीन लिए गए थे जब मैं कॉलेज में था, 1975 से 1977, जब इमरजेंसी थी। लेकिन उस समय भी बोलने वाले बोलते थे, उस समय भी कहने वाले कहते थे। और अब जबकि मैं एक खरीदार बन गया हूँ, तो क्या मैं मेरी एक नागरिक की हैसियत यहीं पर ख़त्म हो गई? माफ़ कीजिएगा, इन चारों लॉज को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अब हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे
we are going back to the stage of slavery. अब हम बाजार में खरीदार नहीं हैं, अब हम enslaved हैं. We are enslaved to do what the state wants us to do, and that state is only promoting what the corporate wants them to do. What should be the kind of data? What should be the kind of courses? Why there has to be a 4-year graduation program in India, you tell me? Huh? To cater to 5% of the elite जिनके बच्चे विदेशों में जाते हैं. या एक दूसरा काउंटर भी है, क्योंकि हम केवल डिविडेंड, जिसको कहते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड, ही हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा संसाधन है कि हम बाहर के लोगों को हिंदुस्तान में लाके पढ़ा सकते हैं. हिंदुस्तानियों को तो पढ़ाया नहीं, बाहर वालों को पढ़ाने के सपने हम देख रहे हैं. सपने देखना तो अच्छी बात है, हमारे देश में सारी अच्छी बातें जो हुई है सपने में हुई है. किसी को सपने में आ गया कि विष्णु भगवान आ, तो यहाँ मंदिर बन गई. सबके सपने में ही कुछ ना कुछ आता है, वास्तविक में तो कुछ होता नहीं है. जो वास्तविक में जो होता है वो तो हमको दिख रहा है, और वो ये है कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक छोटे से बच्चे को प्राइमरी क्लास में एंटर करने के लिए भी टेस्ट देना होगा. प्राइमरी क्लास में तीसरी क्लास से 5वीं क्लास तक जाने के लिए भी टेस्ट देने होंगे. 5वीं से अपर प्राइमरी में जाने के लिए भी टेस्ट देने होंगे. ये सब आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो. तो आपको ये बताइए, तो प्री प्राइमरी जो है ये आंगनवाड़ी के साथ क्यों है? सवाल ये पूछिए कि प्री प्राइमरी फिर आंगनवाड़ी के पास क्यों? क्या नहीं आंगनवाड़ी के पास शिक्षिकाएं हैं? क्या उसके ढांचे में कोई आपने बदलाव किया? नहीं किया. लेकिन आपने उसको जिस आंगनवाड़ी का काम पोषण का था उसके ऊपर शिक्षा का भी काम रोक दिया. ना वो पोषण का काम करेगी ना शिक्षण का काम करेगी. राइट? उतना ही नहीं, 8वीं क्लास के बाद ये तय किया जाएगा, क्योंकि टीचर्स आपको जानते हैं कि बच्चा किस स्ट्रीट में जाएगा, कि बच्चा जो है ना साइंस में जाएगा या इसका कौन सा विषय जो है वो ज्यादा मजबूत है. ये आपके और आपके पिताजी पे या आपके माताजी पे या आपके परिवार पे अब कोई ये दिस विल बी डिसाइडेड बाय द स्कूल. समबडी सेड दैट इन जर्मनी द स्कूल्स डिसाइड, बट दैट पर्सन डिड नॉट से दैट इन जर्मनी education is free right up to the highest level. So what happens finally? The organizer is behind me, so I must wind up. Yeah, he knows I'm from JNU, so the fellow has to be told to get off the stage. No. So anyway, so what makes me slave is the fact that I have no choice in selection of courses. Like women do not have any choice in selection of courses, even now in India. That at every stage of my education, somebody will be there to check as to which direction I will be going. As it is, equity has been completely forgotten. That is, और आप में से हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे, वो कहेंगे कि भैया सबका काम नहीं है पढ़ना. This is exactly what the government wants to do. सभी का काम पढ़ना नहीं है. बहुतों का काम है जल्दी से जल्दी वोकेशनलाइज हो जाओ. लेकिन ये भी सत्य है कि अगर हिंदुस्तान में जो कुछ भी बदलाव आया है, इसको आप कहते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी, वो एजुकेशन के ही बल पे आया है. चाहे जितना भी बुरा एजुकेशन हो, इसी ने बदला है हिंदुस्तान के कोर्स को, कि आज कोई दलित, कोई महिला, हमारे यहाँ कितनी बहनें और माताएं बैठी हैं यहाँ पे, वो कैसे यहाँ पहुंची? मेरे ख्याल से आप फिजिक्स नहीं पढ़ा रही होती, है ना? अगर सबका काम नहीं था पढ़ाना या पढ़ना, है ना? हम में से बहुत सारे लोग शायद यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि सबका काम पढ़ना नहीं था. अगर हम उस बात में विश्वास करते हैं, तो मार्केट के रूप में अगर हम उसको जब ट्रांसलेट करते हैं,
तो हम ये कहते हैं ये दलित और ये कास्ट ये सब मायने नहीं रखते। मार्केट में क्या मायने रखता है सर? मनी. So what do you have? New education policy talks about privatization. It talks about opening of foreign universities. It talks about a whole lot of things, that everything will have to be paid. Graded autonomy will be given to institutions. That means institutions which can mobilize more funds will be given more funds. And those which cannot. So my rural college in Bagyali will get no funds. And what will happen to 60 or 70 children who are studying there in the inter-college? Where will they go? That's the point. So therefore the equity in a space, equity of class will be neutralized through the mechanisms of the market. Because there are some who have purchasing power, and purchasing power is limited to 15% of the top 50 top echelons of the 15%. As everybody knows, 5% of India's population owns 60% of the wealth. And this is the last year's report. I mean, there's nothing, we may belong to somewhere in between, may not have all the wealth. Labor laws, sir, 2 minutes or. Labor laws, protection for the labor is completely withdrawn. Citizen is not a citizen, he is a labor. So therefore, the transformation of the citizen to a labor, this transformation of the citizen to a student who will have no voice. And if the student will have a voice, will say, भाई हमारे आईटी के मेस में हमको मटन चाहिए. फर्ज कीजिए, मैं तो मानुष भक्षी नहीं हूं, लेकिन सब कुछ खा सकता हूं. अगर मुझे किसी प्योर वेजिटेरियन इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता तो मेरा तो दिमाग काम नहीं करता, तो पढ़ाई को बहुत उसका प्रतिकूल असर होता. तो आईटी में बंदा जो है जिसके ऊपर 20,000 रुपया 10,000 रुपया फाइन हुआ है, उसको फिर कहा गया कि रस्टिकेट कर दिया जाएगा. ये मुंबई के आईटी का अभी 3 दिन पहले का. खाने पे भी अब जो है पहरा है. बोलने में तो पहरा है ही, खाने पे भी पहरा है, आपके बोलने पे भी पहरा है. आप अगर सुरक्षा की बात करते हो, कहाँ पे? एज ए लेबर, किसी कंस्ट्रक्शन साइट का बात कर रहे हो, आपको सुरक्षा भी नहीं मिलेगा, कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा. तो जो न्यू लिबरल मार्केट है वो आपको हमें एनस्लेव कर रहा है. और ये एनस्लेवमेंट पूरे हिंदुस्तान में ही है, ये ऐसी बात नहीं है. एनस्लेवमेंट पश्चिमी देशों में भी हो रहा है. ये एनस्लेवमेंट का जीता जागता उदाहरण चाइना है, जहाँ बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी हैं, लेकिन वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं. वहाँ से तो एक वो डेटा है, वहाँ से तो निकलता नहीं है, वो चूंकि बहुत ही रेजिमेंटेड सोसाइटी है. तो संसाधन और नागरिक ये जो रिश्ते हैं वो टूट चुके हैं, तोड़ दिए गए हैं. उसके बीच में बैठ गया एक सेठ बाजार, और वो सेठ कभी भी इन दोनों को इकट्ठा नहीं आने देगा. क्योंकि सेठ के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि संसाधन नागरिकों ने तैयार कर दिया है, अब उस पर मेरा कब्जा जरूरी है, इसलिए कि मैं इस समाज, इस समान का, इस संपदा का सही इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. ये सारे टर्म्स हमको सिखाए गए, स्कूलों में बताया गया है ना, एफिशिएंट प्रोडक्शन क्या है ना. तो ये तमाम सारी चीजें हमको धीरे धीरे तैयार करके हमको स्लेव बनाने की प्रक्रिया अब पूरी होने वाली है. और अभी आने वाले 5 साल तक तो मैं जिंदा हूँ, और मुझे पता है कि आने वाले 5 सालों में आप और हम पूरी तरह से एनस्लेव्ड हो जाएंगे, व्यवस्था चाहे किसी भी हो. इसीलिए संसाधन और नागरिक के संबंधों को फिर से अगर स्थापित करना है तो हमें उठना होगा, अपने नागरिक के अधिकारों को फिर से स्थापित करना होगा. हमको ये बात करनी पड़ेगी कि आप किसी भी व्यक्ति के रोजगार को नहीं हटा सकते, चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो, इलीगल काम ना हो, इलीगल जगह पे हो, तो उसको हटाना आपका काम नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है इस पे कि अगर किसी के घर है, चाहे वो दूसरे की जमीन पे है, तो पहले उसको ऑल्टरनेटिव दो.
तभी आप हटा सकते हो। बाजार हमको ये कह रहा है कि अब ये शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बाजार के ऊपर कौन सा सेट है उसकी परवाह अगर हम करेंगे तो शायद हमारे आने वाले जो नस्ल है वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। उसने कहा कि हमारे दादा परदादाओं ने तो तुमको बहुत ही अच्छी ज़मीन दे दी थी, बहुत ही अच्छी ज़मीन दी थी, बहुत ही अच्छा जल दिया था, तुम मेरे लिए क्या छोड़ के जा रहे हो। तो ये सवाल जो है ये पहाड़ पे भी लागू होता है, पूरे देश पे और पूरे विश्व पे। वैश्वीकरण के इस न्यू लिबरल एजेंडा को हमें और आपको समझना पड़ेगा और इसको फेल करना पड़ेगा। धन्यवाद।